हेलो स्टूडेंट, मैं अर्पित राठौर आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। सरफेस करियर इंस्टीट्यूट द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आपके बायोलॉजी में जो कुल 10 यूनिट हैं आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी। उन 10 यूनिट में से स्टार्टिंग की जो 5 यूनिट हैं वो बॉटनी की हैं और लास्ट की जो 5 यूनिट हैं वो जूलॉजी की हैं। इन 5 यूनिट में से हम बॉटनी स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग में, जिसमें पहली यूनिट आती है आपके रिप्रोडक्शन वाली, जिसमें आपको आवृत्तबीजीय पादपों में रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है। उस यूनिट के अंदर पहला चैप्टर आता है आपके आवृत्तबीजीय पादपों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम इन एंजियोस्पर्म प्लांट। अब यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आवृत्तबीजीय पादप क्या होते हैं। देखिए यहां पर बीजी युक्त पादप जो होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा प्लांट जो होते हैं, उनके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है? आवृत्तबीजीय पादप, और दूसरा पार्ट कौन सा है? अनावृत्तबीजीय पादप। हमने 11 में इस चीज को क्लियर कर लिया था कि आवृत्तबीजीय जो पादप होते हैं और अनावृत्तबीजीय पादप जो होते हैं, दोनों में बीज का निर्माण तो होता है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? आवरण का। यानी कि इनके ऊपर जो आवरण पाया जाएगा बीजों के ऊपर, उसी चीज का इनमें डिफरेंस पाया जाता है। आवृत्तबीजीय पादपों में क्या होगा कि इनमें जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, इनके ऊपर एक आवरण होता है जो इन बीजों को ढक कर रखता है, और वो आवरण क्या होता है? फल का आवरण। क्लियर? अनावृत्तबीजीय पादपों में यानी कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? इनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। क्लियर? अब हमारा टॉपिक क्या है? आवृत्तबीजीय पादपों में जनन। हम अनावृत्त की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ इसी टॉपिक को क्लियर किया गया है। क्लियर? और आवृत्तबीजीय पादपों में अधिकतर जो हम जनरल एग्जाम्पल देखते हैं, आम वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो अधिकतर प्लांट्स हम लोग देखते हैं, अधिकतर जो फल हम देखते हैं, वो सब आवृत्तबीजीय पादप ही होते हैं। अब टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, यानी कि जनन का मतलब क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है। यानी कि जीवों में ये एक प्रकृति प्रदत्त एक बहुत ही स्पेसिफिक आपको एक सिस्टम दिया जाता है, जिसके द्वारा आप नई पीढ़ी को उत्पन्न कर सकते हैं। अब पादपों में जनन किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं इन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम के। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा आता है अलैंगिक जनन। अब दोनों में अंतर क्या है? लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। लैंगिक जनन में 2 अलग अलग जीवों का होना जरूरी है। दूसरी बात, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। क्लियर? और तीसरी बात, उन बने हुए युग्मकों का संलयन होना जरूरी है। तो 3 चीजें यहां पर आ जाती हैं। पहला, 2 अलग जीव, दूसरा युग्मक निर्माण, और तीसरा युग्मक संलयन। क्लियर? ये तीनों घटनाएं अगर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तो ये चीज लैंगिक जनन को क्लियर करता है। ठीक है? अच्छा, आवृत्तबीजीय पादपों की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इन पादपों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। अब पीढ़ी एकांतरण क्या है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब यह होगा कि कोई भी एक स्टेप होने के बाद उसकी लाइफ में कोई दूसरी स्टेप भी पाई जाती है। ठीक है? एक मुख्य पीढ़ी होगी, एक सहायक पीढ़ी होती है। तो ये 2 पीढ़ियां देखते हैं हम लोग। कहीं पर जीवों में भी 2 पीढ़ियां देखी जाती है। जैसे मेंढक का टेडपोल लार्वा है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। यानी कि एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है, लार्वा फेस, और दूसरी उनमें मैच्योर फेस आ जाती है, वो मेंढक बन जाते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। लेकिन आवृत्तबीजीय पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है। इनमें 2 पीढ़ियां होती हैं। पहली पीढ़ी होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अच्छा, युग्मोद्भिद पीढ़ी क्या है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या है? युग्मोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो एन अवस्था वाली होती है
हैप्लॉइड, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है वो 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है? युग्मोद्भिद n पीढ़ी और बीजाणुद्भिद 2n पीढ़ी। अब बीजाणुद्भिद इसकी मुख्य पीढ़ी मानी जाती है। क्या होती है? बीजाणुद्भिद मुख्य पीढ़ी होती है और युग्मोद्भिद इसकी सहायक पीढ़ी होती है, जो कुछ समय के लिए देखी जाती है, कुछ समय के लिए प्रेजेंट होती है। अब बीजाणुद्भिद 2n कैसे? हम अच्छे से जानते हैं कि जो बीज का निर्माण होगा, बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो एक नए प्रारूप या पौधे के रूप में ग्रोथ करता है। अब वो जो नया बीज हमने डाला है, नया पौधा जो निकला है, वो 2n फेज वाला होता है। 2n फेज वाला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण होगा, उस भ्रूण का निर्माण कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है? युग्मक सलियन द्वारा होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि युग्मकों का सलियन कब होगा? जब दो अलग अलग युग्मक मिलेंगे। इन दोनों के मिलने से 2n फेज बनता है। 2n यानी कि बीजाणुद्भिद फेज बनेगा और बीजाणुद्भिद अवस्था इसकी मुख्य अवस्था होती है। क्लियर? अब इस चीज को हम यहां पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा मेन मुद्दा था कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, पौधों के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? आवर्तबीजीय पादपों की बात कर रहे हैं। तो आवर्तबीजीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, इनमें एक मुख्य संरचना पाई जाती है जिसके अंदर लैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है? और दूसरा क्या है हमारा? अलैंगिक जनन, जो हम इसी प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वो बात का मैटर है। लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन होने के लिए इन पादपों में पुष्प का निर्माण होता है। हमने देखा होगा कि कोई भी प्लांट जो होता है, इसके टॉप एरिया पर जाकर के एक फ्लावर बनता है। वो फ्लावर क्या है? इनमें लैंगिक जनन होने के लिए आवश्यक अतिवृद्धि होती है, जिसको हम रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या होगा? कि जो मेन प्ररोह होता है, तना जो होता है, वो टिप एरिया पर जाकर के मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद क्या बनाता है? पुष्प का निर्माण करेगा। क्लियर? तो ये फ्लावर जो होता है, इसका बनना ही लैंगिक जनन की ओर संकेत करता है। अगर फ्लावर बन रहा है, उसमें सारी संरचनाएं उपलब्ध हैं, तो वो चीज क्या होती है? लैंगिक जनन को क्लियर करती है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं देखी जाती हैं। अब इसमें क्या क्या संरचनाएं देखी जाएंगी? इसके 2 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है सहायक चक्र, ठीक है, और दूसरा चक्र होता है लैंगिक चक्र, इसको आवश्यक चक्र भी बोलते हैं। सहायक चक्र में क्या होगा और लैंगिक या आवश्यक चक्र में क्या होगा? फूल के अंदर या प्रारूपिक पुष्प के अंदर 4 मुख्य संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी? बाह्य दलपुंज, ठीक है, सेकंड दलपुंज, तीसरा परागकोश और पुतंतु से मिलकर बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? पुंकेसर या पुमंग, ठीक है। और चौथी संरचना क्या होगी? अंडक कहें, ठीक है, या स्त्री केसर भी हम कह सकते हैं। तो ये 4 मुख्य संरचनाएं होती हैं। बाह्य दलपुंज जो रहेगा, ये क्या काम करता है? जब फ्लावर या पुष्प कली अवस्था में होता है, जब वो ढकी हुई अवस्था में होता है, जब वो खिला हुआ नहीं होता है, उस दौरान उसके चारों तरफ एक आवरण तैयार करता है ताकि उसको बाहरी क्षति से सुरक्षा की जा सके। तो ये जो बाह्य दलपुंज होगा, ये सुरक्षा का काम करेगा। क्लियर? सबसे बाहरी पार्ट होता है, बाहरी चक्र होता है। उसके बाद सेकंड चक्र क्या आएगा आपके? दलपुंज वाला चक्र। आपने देखा होगा कि जब फ्लावर खिल जाता है तो नीचे जो ग्रीन संरचनाएं होती है नीचे की तरफ, वो तो कहलाती हैं उसकी क्या? बाह्य दल। उसके बाद हम रंगीन संरचनाएं देखते हैं, बिल्कुल पतली संरचनाएं होती हैं पंख की तरह, वो संरचनाएं होती है उसकी दलपुंज संरचनाएं, ठीक है। अब दलपुंज संरचना में क्या होगा? इन संरचना के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं, बहुत सारे रंगीन होते हैं, बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं। इन कलर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो
कीट होते हैं जो कि परागण प्रोसेस करते हैं उनको आकर्षित करने का काम करता है, ताकि इनमें पर परागण की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा हो सकें। दलपुंज वाली स्थिति क्लियर हो गई आपके। अब बात करते हैं पुमंग वाली स्थिति, जो कि इसका एक नर पोर्शन होता है, नर पार्ट होता है। इसमें दो संरचनाएं इंक्लूड की जाती हैं, परागकोश और पुतंतु। क्लियर। और चौथी संरचना होती है अंडक, स्त्री केसर पार्ट हम जो कहते हैं फीमेल पार्ट होता है। इस फीमेल पार्ट के अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीन चीजों को रखा जाता है। अब हमारे पास चार चक्र हो गए। सबसे बाहरी चक्र कौन सा? बाह्य दलपुंज। उसके पास वाला चक्र कौन सा? दलपुंज। तीसरा चक्र कौन सा? पुमंग। और चौथा चक्र कौन सा? जायांग या स्त्री केसर या अंडक हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो मुख्य संरचनाएं चार हो गई इसकी। अब इन चारों संरचनाओं को हम दो दो के पार्ट में क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, तो ये चीजें क्या होंगी? ये इसके सहायक चक्र के अंदर रखी जाती है। सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी चक्र में इस चीज को हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज कौन सा चक्र है? इसके सहायक चक्र हैं जो कि बाहर होते हैं। इनका जनन में कोई भी काम नहीं होता है। सिर्फ क्या काम होता है? बाह्य दलपुंज सुरक्षा देने का काम करेगा और दलपुंज क्या काम करेगा? कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, ताकि कीट आकर्षित हो सकें। अब यहां पर हम बात करते हैं लैंगिक चक्र या आवश्यक चक्र। ये चक्र वो होते हैं जिनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और निर्माण होने के बाद इनमें सलियन होगा, सलियन होने से भी बीज का निर्माण होगा। तो नर पार्ट कौन सा है इसका? पुंकेसर या पुमंग, जिसमें हम परागकोश और पुतंतु को रखते हैं। और दूसरा पार्ट कौन सा है? स्त्री केसर, जायांग या अंडक, जिसमें हम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को रखते हैं। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले हम एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये चारों चक्र कौन कौन से चक्र? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या पुंकेसर हम कह सकते हैं। ठीक है, और अंडक या जायांग। ये चारों चक्र जिन पौधों में उपस्थित होंगे, जिन पौधों के फ्लावर में उपस्थित होंगे, पुष्पों में उपस्थित होंगे, उन पुष्पों को कहा जाता है पूर्ण पुष्प। ठीक है, यानी कि जिनमें कोई भी एक संरचना खंडित ना हो, चारों संरचनाएं क्लियर नजर आ रही हो, वो पुष्प कहलाएंगे पूर्ण पुष्प। और पूर्ण पुष्प जनरली क्या होता है? सरसों, मटर, इनके जो पुष्प होते हैं वो पूर्ण पुष्प होते हैं। इनमें कोई भी कमी नहीं होती है। अपूर्ण पुष्प, अब इन चारों संरचनाओं में से अगर कोई एक भी संरचना आपके एब्सेंट हो जाती है तो वो संरचना क्या कहलाती है? अपूर्ण पुष्प कहलाएगी, क्योंकि एक संरचना गायब है, एक से ज्यादा संरचना गायब है, तो उसे हम लौकी या पपीता के जो फ्लावर होते हैं ये अपूर्ण पुष्प के अंदर रखे जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इस डायग्राम जो हमने बनाया था इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें नीचे का जो पोर्शन होता है, तंतुनुमा जो पोर्शन होता है, ये कहलाता है नीचे का, जिसमें हम जो कि प्ररों से जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, ये पुष्पवृंत ऊपर की ओर आकर एक फूली हुई संरचना बनाता है, गद्दीनुमा संरचना बनाता है, फूली हुई संरचना। इसको हम नाम देते हैं पुष्पासन। क्लियर। पुष्पासन के बाद की संरचनाएं आएंगी? बाह्य दलपुंज वाली संरचना। ठीक है, और बाह्य दल के बाद क्या आते हैं? दल वाली संरचना या दलपुंज हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है नर पोर्शन एंड फिर मादा पोर्शन। अब बाह्य दल के हम कार्य देख चुके हैं। बाह्य दल के क्या कार्य होते हैं? ये सुरक्षा आवरण करने का काम करेगा, सुरक्षा देने का काम करेगा। तो पुष्पवृंत और पुष्पासन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें चार चक्रों के बारे में बात करनी है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसके सहायक चक्र होते हैं और पुमंग और जायांग इसके लैंगिक चक्र या आवश्यक चक्र होते हैं। तो ये प्रारूपिक पुष्प आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें ये तो हो गया पुष्पवृंत, ये आएगा पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, उसके बाद ये जो रंगीन संरचनाएं, हल्की हल्की संरचनाएं नजर आती हैं हमें, ये आ जाएगा इसका दलपुंज, उसके बाद पुमंग और जायांग। अच्छा, यहाँ पर पुमंग और जायांग को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि पुमंग और जायांग और कितने स्पष्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम जायांग पोर्शन को क्लियर करते हैं, जो कि एक फीमेल पोर्शन भी है। इस फीमेल पोर्शन में तीन पार्ट नजर आते हैं, तीन चीजें क्लियर होती हैं। टॉप वाले एरिया कौन सा? वर्तिकाग्र, जो कि एक मंचनुमा एरिया होता है, मंचनुमा संरचना होती है जिस पर परागकण गिरते हैं। ठीक है, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस या परागण प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो सके, उसको ज्यादा से ज्यादा स्थान मिल सके, क्षेत्रफल मिल सके।
तो ये एरिया कौन सा होता है, चौड़ा एरिया होता है ऊपर का, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक नलीनुमा संरचना होती है, पतली संरचना होती है नलीनुमा संरचना, उसको हम नाम देते हैं वर्तिका। क्लियर, तो वर्तिकाग्र, देन सेकंड वर्तिका। वर्तिका के बाद लास्ट का जो एरिया आता है वो कहलाता है अंडाशय। अब अंडाशय में क्या स्थिति होगी, अंडाशय वो एरिया है जो कि परागण प्रोसेस होने के बाद क्या बनाता है, फल का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसके अंदर का जो एरिया होता है, इसके अंदर अंडप एरिया होगा, इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड में क्या होता है, अंडकोशिका होती है जो कि परागण प्रोसेस होने के बाद क्या बनाती है, बीज का निर्माण करती है। अच्छा, यहां पर एक चीज जो क्लियर होना जरूरी है कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में जो संरचनाएं हैं, कौन सी, वर्तिका संरचना जो होती है, इसका केवल एक ही काम होता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यहां से एक नलीनुमा संरचना बनकर के अंडाशय तक जाती है, जो कि बीजांड में एंटर करने के बाद बीज का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा विस्तृत रूप से, अभी हमें फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है चीजों का। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पुंमंग के बारे में या पुंकेसर के बारे में। तो यहां पर एक परागकोश एरिया और एक पूतंतु एरिया, दो पार्ट होते हैं जो इसके पुंमंग में रखे जाते हैं। अब परागकोश क्या है, परागकोश वो कैप्सूलनुमा आवरण है जहां पर नर युग्मक पाया जाता है। अब नर युग्मक क्या है इसमें और मादा युग्मक क्या है। नर युग्मक होता है परागकण जो कि एन होता है, ये विभाजन में हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे विभाजन कैसे क्या होगा। और जो सेकंड पार्ट होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड हो रहा है और बीजांड के अंदर क्या है, अंडकोशिका है, वो भी एन होती है। तो परागकोश के अंदर असंख्य परागकण पाए जाते हैं जो कि नरयुग्मक होते हैं। उसके अलावा एक तंतुनुमा संरचना होती है जो इसे नीचे आधार पुष्पासन से जोड़े रखती है। इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, पूतंतु नाम देते हैं। आगे बात समझ में क्या क्या चीजें क्लियर हो गई। अभी मादा पोर्शन जायांग जिसमें 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट है वर्तिकाग्र, बीच वाला पार्ट है वर्तिका और लास्ट वाला पार्ट है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड में ही अंडकोशिका पाई जाती है। जब इनमें परागण हो जाता है, परागण प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो बाकी सारी संरचनाएं झड़ जाएंगी। इसमें अंडाशय होगा वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा और बीजांड जो होंगे वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर एक बीजांड पाया जा रहा है तो एक बीज बनेगा, एक से ज्यादा बीजांड है तो बहुत सारे बीज कंप्लीट होंगे। अब धन पोर्शन हम क्लियर कर चुके हैं, परागकोश और पूतंतु। परागकोश के अंदर क्या होता है, बहुत सारे परागकण होते हैं और पूतंतु जो होता है वो एक आधार देता है कहां से जोड़ने के लिए, पुष्पासन से जोड़ने के लिए। क्लियर। अब परागकोश के अंदर जो 2 पालियां हैं, इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का काम जो होता है वो योजी द्वारा होता है। कनेक्टिवा या योजी पाई जाती है, इन दोनों को यहां मध्य में जोड़ने का कार्य कौन करता है, योजी करता है। क्लियर। अब हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट की हैं उन चीजों को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। आवर्त बीजीय पादप क्या है, ये बीजी युक्त पादप होते हैं। बीजीय युक्त पादप का मतलब क्या होगा कि इनमें बीजों का निर्माण होता है। क्लियर। अब बीजी युक्त पादप दो पार्ट है इनके, एक आवर्त बीजीय एक अनावर्त बीजीय। ठीक है, आवर्त बीजीय में क्या होगा और अनावर्त बीजीय में क्या होगा, दोनों में बीज तो बनते हैं लेकिन आवर्त बीजीय पादप या एंजियोस्पर्म पादपों में आवरण बनता है और वो आवरण फल कहलाता है। क्लियर। और अनावर्त बीजीय जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, बीज तो बनेगा लेकिन आवरण का निर्माण नहीं होता, इनको नग्न बीजी भी बोलते हैं। जनन की प्रोसेस डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आवर्त बीजीय पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होगा। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा आ जाएगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या क्या होना जरूरी है, लैंगिक जनन कब होगा, जब 2 अलग अलग जीव होंगे विपरीत लिंग वाले। क्लियर। दूसरी बात, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद युग्मकों का निर्माण होगा जो कि एन होंगे। और तीसरी घटना क्या होना जरूरी है, इनमें आपस में संलयन होना जरूरी है। संलयन होगा तब जाकर के ही लैंगिक जनन को हम कह सकते हैं। ये तीनों चीजें होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आवर्त बीजीय पादपों में जब लैंगिक जनन होगा तो क्या संरचना होती है, तो इनके अंदर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होगा जिसे हम पुष्प कहते हैं। जब पादप अपनी कायिक ग्रोथ पूरी कर लेता है, कायिक वृद्धि पूरी कर लेता है, पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, तब इनमें फ्लावर का निर्माण होता है। और फ्लावर का निर्माण कहाँ होता है, टिप वाले एरिया पर, यानी कि प्ररहो के टिप वाले एरिया पर फ्लावर का निर्माण होगा। अब पुष्प जो होता है
एक प्रारूपिक पुष्प हमारे सामने है। क्या क्या संरचनाएं उसके अंदर नजर आती हैं? पहली होती है पुष्पवृंत, उसके ऊपर एक फूला हुआ क्षेत्र होता है, उसे पुष्पासन नाम देते हैं। उसके बाद ग्रीन संरचनाएं होती हैं जो बाह्य दलपुंज होती हैं। उसके बाद रंगीन संरचनाएं आती हैं पतली, उनको हम दलपुंज नाम देते हैं। उसके बाद मेल पोर्शन आता है जिसे हम पुंग केसरी या पुमंग नाम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है जायांग स्त्री केसरी या अंडप वाला पोर्शन। क्लियर? ये 4 संरचनाएं देखी जाती हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होगा वो इसके सहायक चक्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद पुमंग और जायांग नर और मादा जो पोर्शन होते हैं उसके जननशील और मुख्य चक्र होते हैं। पुष्पवृंत पुष्पासन का कोई कार्य नहीं है, बस ये पुष्पासन क्या काम करता है? फ्लावर का जो ऊपरी एरिया है उसको जोड़े रखने का काम करेगा, विभिन्न संरचनाएं इस पर जुड़ती हैं। बाह्य दलपुंज सुरक्षा करने का काम करेगा। दलपुंज विभिन्न कलर का होता है, विभिन्न रंगों का होता है, जो क्या काम करता है? विभिन्न कीटों को परागण प्रोसेस के लिए आकर्षित करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है नर पोर्शन। नर पोर्शन में 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। पुतंतु एक पतली संरचना होती है जो कि आधार से जुड़ती है। ऊपर की ओर परागकोश जो होगा वो फूला हुआ एरिया होता है जहां पर बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं, नर युग्मक। उसके बाद हम बात करते हैं जायांग के बारे में। जायांग में क्या संरचनाएं होती हैं? 3 संरचनाएं पाई जाएंगी। पहला होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होता है? ऊपरी एरिया होगा, फूला हुआ एरिया होगा, मंचनुमा एरिया होगा जहां पर बहुत सारे परागकण परागण प्रोसेस के समय गिर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्तिका वाला एरिया। वर्तिका क्या होता है? एक नलीनुमा एरिया होता है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करेगा। और लास्ट में आता है अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, एक बीजांड भी हो सकता है, बहुत सारे बीजांड भी हो सकते हैं। ये चीजें क्या काम करती हैं? कन्वर्ट होकर के परागण प्रोसेस होने के बाद, निषेचन करने के बाद बीज का निर्माण करती है। क्लियर होगी चीजें? और जब ये प्रोसेस हो जाती है तो बाकी सारी संरचनाएं झड़ जाएंगी। इसमें बाह्य दल झड़ेगा, दलपुंज झड़ जाएगा, नर पोर्शन झड़ जाते हैं और मादा पोर्शन में सिर्फ बीजांड बाकी रहता है जो बीज बनाता है और अंडाशय बाकी रहता है जो फल का निर्माण करेगा। क्लियर? अब वहां पर जो हम अनावर्त बीजीय पादप पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पादप पढ़ते हैं, तो उनमें अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होता है, अंडाशय रूपी संरचनाएं नहीं होती। अब यहाँ पर 2 टॉपिक और रह रहे हैं हमारे, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होते हैं। पूर्ण पुष्प यानी कि सरसों मटर जिनके अंदर सारी 4 संरचनाएं क्लियर नजर आएगी, कोई भी संरचना एब्सेंट नहीं होती है। दूसरा आता है अपूर्ण पुष्प जिसमें लौकी और पपीता को रखा जाता है। इनमें इन 4 संरचनाओं में से कोई एक संरचना या ज्यादा संरचनाएं एब्सेंट हो सकती हैं, तो ये अपूर्ण चीज कहलाती हैं। आगे बात समझ में? तो ये प्रारूपिक डायग्राम है आपके, और ड्रॉ कर लीजिएगा इसे। और कोई अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो टॉपिक हैं इनको डेफिनेशन कैसे क्लियर करनी है, इनकी एग्जाम में किस तरह से रिटर्न करना है इन चीजों को। तो इस टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक की बात करते हैं। क्लियर? ओके।